हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सांघवी मूवर्स लिमिटेड के बारे में। तो आज सांघवी मूवर्स लिमिटेड के बिजनेस मॉडल, इनकी इंडस्ट्री डिटेल्स, कैपेक्स, फाइनेंशियल्स, गाइडेंस, वैल्यूएशन, गवर्नेंस, साथ ही साथ सांघवी मूवर्स लिमिटेड में क्या कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कि सांघवी मूवर्स लिमिटेड का बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो हाइड्रोलिक और क्रॉलर क्रेन्स प्रोवाइड करती है वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को। तो यहाँ पे ये कंपनी मेजॉरिटी ऑफ द क्रेन्स जो आपको रेंट आउट करती है वो विंड कैपेसिटीज़ बिल्डअप करने वाली कंपनीज को करती है। तो यहाँ पे 60 to 70% रेवेन्यू ये विंड कैपेसिटीज़ जो बनाती हैं कंपनी उनको रेंट आउट करती है। तो यहीं से उनका रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो गवर्नमेंट ने रिसेंट टाइम में काफ़ी इनिशिएटिव लिए कि जो पावर कैपेसिटी है इंडिया की 530 गीगावाट हो जाएगी 2030 तक। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है। तो यहाँ पे सोलर और विंड कैपेसिटी जो भी हैं सारी काफ़ी तेज़ी बनी हुई है और सारे शेयर्स जो अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो अगर सांघवी मूवर्स लिमिटेड की बात करें तो एक साल में इनका शेयर प्राइस देख सकते हैं कि 250-60 रुपये का हुआ करता था, अभी करंट टाइम में 638 रुपये का ट्रेड कर रहा है, 700 का हाई बना चुका है। मार्केट कैप की बात करें तो 2763 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है, 20 के पी पे ट्रेड कर रही है। चलिए चलते हैं और थोड़ा समझते हैं। तो ये कंपनी जो है एशिया में और इंडिया में लार्जेस्ट क्रेन रेंटल कंपनी है और दुनिया में 6ठे नंबर पे आती है। तो काफ़ी बड़ा इनका बिजनेस है, इवन दो स्मॉल कैप कंपनीज है लेकिन यहाँ पे ये एक इंडस्ट्री लीडर है। इसके अलावा कुछ और बात करें तो यहाँ पे रिसेंट में जैसे कि मैं बताया काफ़ी डिमांड है विंड कैपेसिटीज़ जो बनाती हैं उन कंपनीज़ में और ओवरऑल इंडस्ट्री में कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ बूम चल रहा है। तो उसकी वजह से काफ़ी डिमांड है। लेकिन रेंटल्स इनकम है, देखिए जब किसी इंडस्ट्री में डिमांड होती है तो एक तो डिमांड बढ़ती है, वहाँ से रेवेन्यू आती है, और दूसरा प्राइस बढ़ता है तो वहाँ से भी रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पर रेंटल मोर और लेस सेम है। तो यहाँ पर रेंटल इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं आया क्योंकि जो भी डिमांड बढ़ रही है, कंपटीटर्स भी हैं वहाँ पे, वो भी कैपेक्स कर रहे हैं, क्रेन्स बाई कर रहे हैं, इसीलिए रेंटल इनकम्स में कोई भी अच्छा चेंज नहीं आया। इसके अलावा कुछ जो है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन भी जो कंपटीटर है उन्होंने कर लिया है। तो जो छोटे छोटे प्लेयर्स होते थे तो वो भी मार्केट शेयर अपना गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी इन द एंड अपना मार्केट शेयर गेन नहीं कर पा रही है, इसलिए जो भी डिमांड है वहाँ पे रेंटल इनकम सेम ही है। इसके अलावा अगर कुछ और बिजनेस डिटेल्स की बात करें सांघवी मूवर्स लिमिटेड का पर्टिकुलरली, तो ये ईपीसी का बिजनेस कर रही है। यहाँ पे सिर्फ जो है कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट और इंजीनियरिंग का काम नहीं कर रही है। तो यहाँ से इनको रिसेंट में तकरीबन 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था। यहाँ पे टॉप लाइन की अगर कंपनी की बात करें तो तकरीबन 450 करोड़ का था। तो 450 करोड़ में 50 करोड़ ईपीसी बिजनेस से आया, जहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्जिन है, 30 to 35% मार्जिन है। तो काफ़ी अच्छा मार्जिन है, असेट लाइट बिजनेस है क्योंकि यहाँ पे कंपनी को कोई भी कैपेक्स नहीं करना पड़ रहा है। तो जो है बहुत ही लो वर्किंग कैपिटल पे अच्छा रिटर्न जनरेट हो रहा है, इसलिए काफ़ी इन्वेस्टर इस चीज़ पे भी काफ़ी क्वेश्चंस हुए जब मैं क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल स्टडी कर रहा था, क्योंकि ये हो सकता है बिजनेस फ्यूचर में इनको अच्छा खासा जो है प्रॉफिट ला करके दें। क्योंकि अगर इसका कंपनी का आरओसी देखें तो 15.2% का आरओई की बात करें तो काफ़ी मिनिमल सा 12.4% का, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी पुअर दिख रहा है। इसके अलावा अगर और बात करें तो वर्किंग जो है ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर इनके साथ ये काम कर रही है और ईपीसी बिजनेस से 5 से 10% टॉप लाइन इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं और साथ साथ ये भी बताया कि जो भी कंपनी से ये ईपीसी का काम जो है आउटसोर्स करती हैं वो काफ़ी सिलेक्टिव प्रोसेस है, उनका सारे ड्यू डिलीजेंस करते हैं प्रॉपर, ताकि जो भी ये बिज़नेस करें वहाँ पे पैसा ना फंस सके और पैसा इनको टाइमली मिल सके। और इस तरह से ये जो है काफ़ी सिलेक्टिव बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ से फ्यूचर में भी ज़्यादा रेवेन्यू हो सकता है। लेकिन अभी रेवेन्यू जो है 10 से 15% ही टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट करेगा है, लेकिन यहाँ पे मार्जिन हेल्दी है और जो है
रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में इसका आरओई जो काफ़ी कम है ये थोड़ा इंप्रूव कर सके। इसके अलावा कुछ और बिजनेस की बात करें, कैपेसिटी और कैपेक्स इनका क्या है, तो इन्होंने रिसेंटली में 297 करोड़ का कैपेक्स किया था, इन्होंने क्रेन बाई किए थे। और टोटल आप यहाँ पे रेवेन्यू भी देख सकते हैं कि 2022 में 335 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ करके करंट टाइम में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 505 करोड़ का है। और ये ऑलरेडी जो भी कैपेक्स इन्होंने किया था वहाँ से रेवेन्यू आ रही है, और कैपेसिटी भी 85% तक यूटिलाइज हो गई है। अब 85% कैपेसिटी तो मैक्सिमम होती है, यहाँ पे 90% जाना मुश्किल होता है, क्योंकि क्रेन जब तक कि रेंट आउट नहीं करेंगे वहाँ से रेवेन्यू नहीं मिलेगा। और क्रेन एक जगह से काम ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह जब तक शिफ्ट नहीं होगा तो उस बीच भी क्रेन को रेंट आउट नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम इससे 85% ही कैपेसिटी यूटिलाइज हो सकती है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई कि लेटेस्ट क्वार्टर में अगर 146 करोड़ का जो रेवेन्यू है इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 600 या 580 करोड़ मैक्सिमम इतना ही रेवेन्यू यहाँ से कंपनी को अचीव हो सकता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि यूटिलाइजेशन पीक पे है। और इसके अलावा थोड़ा फाइनेंशियल स्क्रीनर पे आकर के देखते हैं, तो अगर यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी लोग देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 59% का, जैसे आंखें खुली की खुली रह जाती है कि 59% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि काफ़ी हाई है। लेकिन मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि डिप्रेशिएशन को भी हमें कंसिडर करना चाहिए। 125 करोड़ का डिप्रेशिएशन है, और फिर उसके बाद अगर हम 186 को इससे कंपेयर करें तब हमें एक्चुअल मार्जिन निकल के आया जाएगा, क्योंकि डिप्रेशिएशन भी एक तरह का एक्सपेंस है जो कि काफ़ी इन्वेस्टर ओवरलुक कर देते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलरली रेशियो यूज़ करता हूँ कि 33 करोड़ का डिप्रेशिएशन हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एटलीस्ट 99 यानी 3 टाइम्स का हो, जो कि यहाँ पे 56 करोड़ का ही ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छे बिजनेस में डिप्रेशिएशन कम होना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज़्यादा होना चाहिए। तो ये यहाँ से एक चीज़ ये पता लगती है कि ये काफ़ी एसेट हेवी बिजनेस है। एसेट हेवी बिजनेस में हमेशा डिप्रेशिएशन हाई साइड होता है, और जब एसेट हेवी बिजनेस होता है तो यहाँ पे जो आपका आरओई होता है वो ऑलरेडी कम हो जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था। और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे अगर लेटेस्ट क्वार्टर में देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी भी यूटिलाइज कर रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे डिप्रेशिएशन देख रहे हैं 33 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 56 करोड़ का है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग मतलब मार्जिन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल देखें तो ये रियली 15 से 16% का है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया तो इन्होंने कहा कि सितंबर क्वार्टर यानी नेक्स्ट क्वार्टर जो आने वाला है, जैसा कि 146 करोड़ का रेवेन्यू था, ये इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो काफ़ी अच्छा इनका सितंबर क्वार्टर था, देख सकते हैं 97 से बढ़ करके 109 करोड़। तो उन्होंने बताया कि कुछ टेम्परेरी डिमांड थी, लेकिन इस साल इतना अच्छा क्वार्टर नहीं रहेगा। रीज़न क्या है, मानसून का सीज़न है, और मानसून में अगर हेवी बारिश हो रही है, क्योंकि ये जब क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी तो वहाँ पे बारिश ऑलरेडी इनको पता है कि ये क्वार्टर थोड़ा वीक जाने वाला है। तो यहाँ पे रीज़न है मानसून है, बारिश है, तो वहाँ पे जो है रेंट नहीं मिलेगा, काम नहीं हो पाएगा साइट पे, तो यहाँ पे जो है इनकी इनकम रुक जाती है। तो यहाँ पे लास्ट 2 क्वार्टर्स में बता रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइज फिर से दोबारा पहले क्वार्टर जैसी हो जाएगी। यहाँ इसका मतलब ये है कि आप अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो सितंबर क्वार्टर थोड़ा सा कमज़ोर जाएगा, तो उसको भी फैक्टर ज़रूर असेस करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम थोड़ा वैल्यूएशन की बात करें तो दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पे इनकी वैल्यूएशन की बात करें तो करंट टाइम में 20 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और कुछ और रिस्क के फैक्टर हैं जैसे कि मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन ऑलरेडी कहीं से अंडर वैल्यूड तो मुझे पर्सनली नहीं दिख रहा है। अगेन मैं कहूँगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ एक मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। और वैल्यूएशन की जहाँ तक बात है 19-20 का पी है 700। और इंडस्ट्री जैसे मैं बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम और बस्ट आते रहते हैं। अगर हम इनका स्टैंड लोन प्रॉफिट निकाल करके देखें तो जैसे कि 2016 में इन्होंने काफ़ी बड़ा कैपेक्स किया था, यहाँ पे देख सकते हैं कि 300 करोड़ बारोइंग से बढ़ करके ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, 600 करोड़ की बारोइंग हो गई थी। लेकिन वहाँ पे 17 से देखिए कि यहाँ पे इनको लॉसेस फेस हुए, और ऑलमोस्ट 3-4 साल तक ये कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन अगर करंट टाइम में इन्होंने बैलेंस शीट काफ़ी डीलिवरेज कर दिया है, 833 करोड़ का रिजर्व और शेयर कैपिटल है, वहाँ पे बारोइंग सिर्फ 183 करोड़ की है, जो कि मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है करंट टाइम में कॉशियस है कि
डेप्ट ज़्यादा ना हो जाए। और इंटरनली भी मैनेजर ने बताया कि हम फोकस कर रहे हैं कि हमारा डेट पहली जैसी सिचुएशन ना हो, लेकिन इस बार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस बहुत अच्छा बूम कर रहा है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। तो थोड़ा और देखें कि गवर्नेंस फैक्टर जो मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी बताया कि काफ़ी रिस्क अवर्स है, जैसा कि उन्होंने 16 में काफ़ी हेवी कैपेक्स कर लिया, फिर उसके बाद साइकिल जैसे कि रियल इस्टेट साइकिल है वो, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बूम जो है उस टाइम पीक पे था, फिर उसके बाद स्लो डाउन आ गया तो कंपनी को 3-4 साल लॉसेस फेस करने पड़े। तो ये करंट टाइम में रिस्क की और बात करें तो यहाँ पे रेंटल इनकम मानसून में जैसे कि मैंने बताया जब यूज़ नहीं होता तो वहाँ से रेंटल इनकम नहीं आती। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस एक सिक्लिकल बिजनेस होता है, तो वहाँ पे क्रेन्स की डिमांड कम हो जाएगी, और क्रेन जैसे कि एक पड़ा हुआ वो ऑलरेडी डिप्रिशिएट होगा, तुरंत कंपनी को हेवी लॉसेस हो सकते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। और जो है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। जहाँ तक बात इन्वेस्टमेंट की है तो इस कंपनी में मैं फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी में इतना कम है, और जहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कम होता है वहाँ पे कंपनी कैपेक्स भी करती है, तो वहाँ पे कंपनी की वैल्यू बढ़ती नहीं है क्योंकि घटती है, क्योंकि वही पैसा अगर कहीं और निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दें तो वो ज़्यादा रिटर्न्स देगा। वो मैनेजमेंट अपने ही बिजनेस में क्यों कर रही है, सिंपल सी बात है, पैसा वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर रिटर्न्स आए। और अगर अपना बिजनेस में रिटर्न नहीं आ रहा है तो दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करें, यहाँ पे ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कहाँ कम से कम मार्केट का एवरेज रिटर्न है। तो इस वजह से मैं ये कंपनीज को फिलहाल के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। फ्यूचर में देखूंगा अगर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जाकि जैसा कि ईपीसी का बिजनेस अगर 15-20% कंट्रीब्यूट करने लगा, वहाँ से ग्रोथ देखने को मिली, तो यहाँ पे इस कंपनी की वैल्यूएशन में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। तो फिर दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो फ्यूचर में भी आपको मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।